प्रिय बालकों, कल के वीडियो में हमने मूल अधिकारों की चर्चा की, जिसमें पहला समानता का अधिकार, और आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। प्रिय बालकों, मनुष्य को स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर वो अपने प्रयास करता है। कानूनन संविधान में अनेक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं व्यक्ति को कि वो इनका जीवन में पूरी तरह से निर्वहन कर सकता है, अपने जीवन में अपना सकता है, उपयोग ले सकता है। जिसमें पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) कैब के तहत। देखिए बालकों, किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, भाषण देने का, अपने विचारों को प्रसार करने का, प्रसारण करने का पूरा अधिकार उसे प्राप्त है, जो 19(1) कै के तहत उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता, केवल वो वैधानिक हो, लीगल हो। अनुच्छेद 19(1) कै के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हमारे यहां इस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो है मीडिया। प्रिय बालकों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बाद में चौथा स्तंभ माना है वर्तमान स्वरूप में कार्य क्षेत्र को देखते हुए मीडिया को। तो मीडिया में प्रेस की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि जो मीडिया में काम करते हैं वो लोग किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक दल की जो विचारधाराएं हैं, सोच है, उसे प्रकट करने के लिए, उस व्यक्ति को विचारों को व्यक्त करने के लिए और कोई भी रहस्यात्मक बात का खुलासा करने के लिए प्रेस को पूरी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे यहाँ कई एजेंसियां काम करती हैं, उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकें। इसलिए अनुच्छेद 19(1) कै के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 2 नंबर पर है प्रिय बालकों, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) के तहत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संघ, संगठन, वर्ग विशेष बिना अस्त्र शस्त्र के अपना कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, कोई भी संगोष्ठी कर सकते हैं, सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में कोई भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान विशेष पर, उस जगह पर कोई भी अस्त्र या शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते, ना ले जा सकते। उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है तथा उस सम्मेलन या आयोजन के लिए क्षेत्रीय जो प्रशासनिक इकाई है उससे अनुमति लेना आवश्यक होता है तथा अनुमति के बाद में इन शर्तों का निर्वहन करना आवश्यक होता है, क्योंकि हो सकता है तर्क और वितर्क के आधार पर कोई भी आपसी मतभेद अत्यधिक उभर जाए और उन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग ले ले। इसलिए सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर देती है कि आप कोई भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, बशर्ते कि आप वहां कोई भी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे, नहीं ले जाओगे। इस तरह की स्वतंत्रता के साथ साथ प्रतिबंध भी लगाया गया है। तीसरा है बालकों, संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) के तहत
कहा गया है कि कोई भी जाति, वर्ण, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति या समूह अपना संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, अपने धर्म या समुदाय के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक ऐसा ट्रस्ट संस्था बना सकते हैं जिसमें कि वो अपना सहयोग दे सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना वर्ग विशेष के लिए, प्रसार के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन उनमें सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों को अवश्य पूरा करना होता है। अगला है 4 नंबर पर, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत। प्रियवाल को, हमारा भारत विशाल भारत है, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक विविधताएं लिए हुए है, तो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में अबाध भ्रमण कर सकता है, उसे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। चाहे वो उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत में घूमे, पूर्वी भारत का है, पश्चिमी भारत में घूमे, पश्चिम का है, पूर्व में, कोई भी जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, मंदिर मस्जिद हैं और जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उनका पूरी तरह से भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी तरह से उन्हें कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं है, किंतु उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को निर्वहन करना होगा कि कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग न ले, न साथ ले जाएं। ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि उन्हें केवल पर्यटक स्थलों का भ्रमण करना है, अध्ययन करना है, उन्हें देखना है, दर्शन करने हैं। तो उनके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि वो संपूर्ण भारत की संस्कृति को देख सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन कर सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है, उसे पूरा अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19(1) के तहत। अगला है 5 नंबर पर, निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत। प्रियवाल को, हमारे भारतवर्ष में लोग कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं, चाहे वो पूर्वी भारत का है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपना निवास स्थान बना सकता है, दिल्ली का व्यक्ति है किसी भी राज्य में जाकर के अपना निवास स्थान बना सकता है। पहले एक शर्त थी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके किसी भी राज्य में वो अपना निवास स्थान बना सकता है। वर्तमान सरकार ने उसे भी समाप्त कर दिया गया है। धारा 370 35(a) को खत्म करते हुए ये शर्त भी समाप्त कर दी गई है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में, अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में वो व्यक्ति अपना निवास स्थान बना सकता है, कहीं भी अपना आवास स्थापित कर सकता है, वो कहीं भी अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी स्थान विशेष को चुन सकता है, उसे पूरा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19(1) के तहत। अगला है 6 नंबर, वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत। प्रियवाल को, जीवन निर्वाह के लिए हर व्यक्ति को कोई न कोई कार्य अवश्य करना होता है, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, व्यापार हो, मजदूरी हो या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी रोजगार हो। उसके लिए वह किसी भी राज्य में जाकर के अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी छोटी सी व्यापारिक इकाई स्थापित कर सकता है, बड़ा उद्योग स्थापित कर सकता है, छोटे से छोटा काम के लिए स्थान ले सकता है और अपने जीवन निर्वाह के लिए वह अपना एक छोटे से व्यापार से लेकर के बड़ा से बड़ा औद्योगिक इकाई स्थापित कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो जीवन निर्वाह में जो भी
आवश्यक कार्रवाई है, जो कार्य करने चाहिए वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं लगाई गई है सरकार द्वारा। इसलिए अपने व्यापारिक दृष्टि से वह अपना औद्योगिक या व्यापार के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र विशेष में अपना उद्योग स्थापित कर सकता है अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत। इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें अंतर्निहित है। इस तरह से हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं से पूर्ण होता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी है या नहीं है, उसे इस प्रकार का संरक्षण दिया गया है कि वो इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, इससे जानने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त है। उसके साथ दूसरा है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तो वह कानूनन अपनी सहायता ले सकता है और यह सिद्ध कर सकता है कि मैंने जो उपरोक्त जो अपराध किया है उसके लिए मैं सजा काट चुका हूं, इसलिए एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दे सकते हैं। अगला है तीसरा कि किसी व्यक्ति ने जितना अपराध किया है उसे अपराध के अनुरूप ही सजा देने के प्रावधान है। मान लीजिए उसने छोटा अपराध किया है तो उसे मृत्युदंड जैसे बड़ी सजा या आजीवन कारावास जैसी सजा नहीं दे सकते। ऐसा अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि उसे अपराध के अनुरूप ही सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध से अधिक सजा उसे नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता है तो वो अपना पक्ष न्यायालय में रख करके अपने संरक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है अनुच्छेद 20 के तहत। अगला है प्रिय बालकों, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उसे के जीवन को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति को किसी के प्राण हरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अगर देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो उस समय भी इस अधिकार को सुरक्षित रखा गया है कि उस समय भी किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध किए हुए, जघन्य कोई अपराध किए बिना उसे मारने का कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। इस तरह से हमारे यहां व्यक्ति को जीवन जीने का पूरी स्वतंत्रता दी गई है, जबकि वो जब तक कि उसने कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया हो कि उसे न्यायालय द्वारा दंड दिया जा सके। केवल अपराध करने के उपरांत ही उसे न्यायालय कोई दंड या जुर्माना दे सकता है, अन्यथा उसे नहीं। उसे जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में ही शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत सरकार ने एक व्यवस्था दी गई है। मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ा गया है कि जो भी 6 से 14 वर्ष के आयु प्राप्त बच्चे हैं उनको अनिवार्य है वह निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान सरकार ने किया है। उनको मूल अधिकार से हटाकर मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है। 51 में संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है कि बालक के जो भी संरक्षक है
माता पिता या अन्य कोई भी व्यक्ति, उसे उसका पहला कर्तव्य है कि वह बालक को विद्यालय तक पहुंचाए और विद्यालय में प्रवेश दिलाए, और विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद में सरकार उसे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 21 के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसको लोकसभा ने 2009 में पारित किया तथा 1 अप्रैल 2010 से आज तक और आने वाले समय तक संपूर्ण भारत में यह अधिनियम प्रभावी है और सरकार इसकी ओर विशेष कदम बढ़ा रही है तथा सरकार अनेकों योजनाओं के द्वारा सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक दाखिला हो, अधिक से अधिक बच्चे पढ़ाई करें, इसके लिए पोषाहार व पुरस्कार जैसी सहायता व अनेकों प्रकार के सम्मान देकर के प्रेरित कर रही है कि बच्चे अधिक से अधिक सरकारी विद्यालय में आएं और उनका विद्यालय का पूरा उपयोग लें और शिक्षा ग्रहण करें। इस तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 को पूरी तरह से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है और बहुत ही अग्रसर तरीके से यह अधिकार अपने प्रभाव में है। उसके बाद में है बंदीकरण से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा या किसी भी पुलिस प्रशासन द्वारा बंदी बनाया जाता है तो उसे कई संरक्षण दिए गए हैं। सबसे पहला है कि उसे इस बात को जानने का पूरा अधिकार है कि उसे बंदी क्यों बनाया गया है, उसने क्या अपराध किया है, इसके लिए उसे बंदी बनाया गया है, जिसे बंदीकरण से संरक्षण अनुच्छेद 22 में प्रावधान किया गया कि उसे ये पूरा जानने का हक है कि उस व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया गया है। दूसरा कि उसे बंदी बनाने के उपरांत उसे अपने हक में अपने पक्ष रखने के लिए उसे एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। उसे पूरी छूट है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए भी कोई भी वकील नियुक्त कर सकता है, अपनी ओर से वो पैरवी कर सकता है। तीसरा है कि जो व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे पूरे होने से पहले संबंधित न्यायालय में अवश्य प्रस्तुत करना होता है, पेश करना होता है। फिर न्यायाधीश उसे क्या जो भी व्यवस्था होती है वो निर्धारित करता है कि इन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाए या जेल भेजा जाए या उन्होंने अगर कुछ नहीं किया है तो उसे मुक्त किया जाए। ये न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से बंदीकरण से संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को बंदी बनाने के उपरांत उसे संरक्षण का अधिकार दिया गया है। धन्यवाद।